कंबोडिया में भगवान विष्णु की 30 फीट की ऊंची मूर्ति को गिरा दिया गया। वो तस्वीर आपने देखी, दिखा दीजिए तस्वीर। ये तस्वीर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग शुरू हुए, अब एक बार पहले भी हुई थी शायद मई के बाद, और अभी चल रही है 1 महीने से। ये ज़मीन थाईलैंड की सीमा के अंदर आती है। यहाँ पर एक ये भगवान विष्णु की मूर्ति थी, लेकिन इसके आसपास आप कुछ नहीं देख रहे होंगे, जंगल सा है। तो थाईलैंड ने ही ये मूर्ति गिरा दी। कंबोडिया ने कहा कि साहब ये तो मेरे हिस्से में बनी हुई थी और उसने ऐतराज़ किया इसके ऊपर। इनकी खूब भीषण जंग चल रही है, हवाई जहाज़ों से भी बॉम्बिंग हो रही है। इसके बाद भारत की सरकार ने ऐतराज़ जताया कि चाहे बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म, दुनिया में उसके करोड़ों मानने वाले हैं, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध ज़्यादा हो गए। तो उन्होंने कहा लेकिन कि ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हमारी एक्टिविटी से किसी की धार्मिक भावनाएं हर्ट ना हो। ये भारत ने बड़ा सधा हुआ सा बयान दिया था। लेकिन इसके बाद कंबोडिया में जो बौद्ध काउंसिल के हेड हैं, उन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा 1.25 करोड़ हिंदू रहता है पूरी दुनिया में, 1.25 करोड़ हिंदू। आप उसकी नाराजगी से डरिए। 1.25 करोड़ के हिंदुओं की नाराजगी से डरिए। ये थाईलैंड के एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु ने बयान दिया है इस घटना के बाद, और थाईलैंड ने इस पर यह सफाई दी है कि ये कोई प्रार्थना स्थल नहीं था, ये हमने बॉर्डर पर बनाया था किसी और वजह से, और चूंकि अब हमको यहाँ बाढ़ लगानी थी तो हमने इसलिए इसको गिराया। जब फॉरेन मिनिस्ट्री का हमने वो बयान देखा है जिसमें उन्होंने बहुत एतराज़ जताया है कि वो भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी उसे नहीं गिराना चाहिए था। और एक कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता है कि दोनों को, थाईलैंड को कोई एक जो है वो कंबोडिया से सिक्योरिटी थ्रेट था। एक कंबोडिया एक छोटा सा देश है, थाईलैंड भी छोटा ही है, बट एयरफोर्स के मामले में जो है वो थाईलैंड कहीं इससे सुपीरियर पावर है। मुझे लगता है कि ये अनावश्यक विवाद पैदा किया हुआ है वो, और इसका कोई कारण नहीं बनता था कि इन चीज़ों को इतनी दूर लेकर ट्रंप भी का भी इसमें बीच में आ जाना हुआ। देखिए हमने एक तो इनके बीच में जो है वो समझौता करा दिया है, समझौता के बाद तो डींगे हाँक रहे थे कि एक फोन पे ठीक करा दूंगा, उसके बाद भी F-16 का भी उपयोग किया है थाईलैंड ने। मुझे लगता है कि भारत सरकार को कायदे से ऐसे में दखल देने की आवश्यकता है। दखल ये कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप मिलिट्री माइट से ही ऐसा करें। आपका तो एक टेलीफोन कॉल चला जाता है, तो मैं जानता हूं कि यदि नेपाल एम्बेसी को एक कॉल चला जाए तो उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे देश हैं, भारत अपनी एक बार स्थिति स्पष्ट कर दे। हाँ, हमारा जवाब जो था वो डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दिया गया था, लेकिन अब मैंने इंडियन जो टूरिस्ट है ना बहुत ज्यादा, यानी उसकी इकोनॉमी को भी देखें। और मैं इस जगह पर गया हूँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस जगह पर मैं गया हूँ, बहुत खूबसूरत मूर्ति थी ये प्रतिमा जो आपने देखी हुई है। देखी हुई है। अच्छा। और ये जगह जंगल की बहुत अच्छी टूरिस्ट जैसा, मतलब कुछ लोग सेलेक्टेड लोग वहाँ पर जा पाते हैं, उसमें से मैं भी वहाँ पर रहा हूँ। और जो सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यदि वहाँ बॉर्डर भी बनाना होता, फेंसिंग की भी बात होती, तो उसको आप किसी भी एक तरफ बॉर्डर में रखकर वो फेंसिंग कर सकते हैं, गिराने की। लेकिन ये अनावश्यक विवाद जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा वो रहा। हमने आपको पहले ही सरकार को थोड़ा ज्यादा कड़ा उस पर वो करना चाहिए। इस पर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया इस विवाद को। दोनों तरफ बहुत प्राचीन, कई शताब्दियों पुराने शिव मंदिर हैं, बहुत बड़े पुराना इलाका। झगड़ा वो उन मंदिरों का ही है। मंदिरों को लेके इस साल में 2 बार ये देश लड़ चुके हैं। आप हिंदू साम्राज्य कहां कहां तक था, इससे ये पता लगता है आपको। यहां से आप अपने पूर्व में शुरू कीजिए तो ये लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड सब यहां तक जो है था, और ये भगवान राम के ज़माने से भी जब चलता आ रहा है। खैर ये तब की बात थी। थाईलैंड के शासक को अभी भी राम की डायनेस्टी से ही कहते हैं। वहाँ भी अयोध्या है। अभी मैं पढ़ा था अयोध्या में शायद कोरिया की राजकुमारी की मूर्ति लगी है। बिल्कुल, कोरिया की राजकुमारी की मूर्ति लगी है। बताइए कहां तक संबंध थे? 2000 साल पुरानी। अब आगे चलिए साहब, इसी युद्ध में वो काम हो रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में हुआ था। क्या चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री का लैब टेस्ट, यहां भी चीनी हथियारों से लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में सारे हथियार ज्यादातर चीन के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जैसे उसने पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में अपने चीनी सारा माल टेस्ट कर लिया हमारा, और सब फेल निकला। वो जो मिसाइल थी, वो जो उसके एयर डिफेंस के सिस्टम थे, वो सब। एक तस्वीर हमारे पास होगी, वो रॉकेट लॉन्चर बर्स्ट होता है, वो तस्वीर लगाइएगा जरा। इसमें एक बहुत खतरनाक तस्वीर है। वो रॉकेट्स निकल रहे हैं लगातार, चाइनीज सिस्टम है वो, और वो ब्लास्ट कर जाता है एकदम। इसमें 10 थाई लोगों की मौत हो गई। वो तस्वीर है तो दे दीजिए जरा, इंतजार करते हैं उस तस्वीर का। तो उसमें ये हुआ कि ये द वीक की रिपोर्ट थी कि एक बार फिर चाइना ने इस युद्ध को जो है
अपना लैब एक लैब जो है की तरह से। इसको तैयार कर लिया है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये एक समस्या दुनिया के लिए है कि चीन के जितने हथियार हैं वो बड़े दोयम दर्जे के हैं। मूल बात पर आना चाहिए। और चीन क्या करता है कि अपने यहाँ हथियार बनाता है तो एक तो कबाड़ वाले बेचता है, दूसरा जो आगे उसको टेस्ट करना है वो बेचता है। इस दोनों को अगर देखें, मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, और ये एक प्रोपेगेंडा भी चलता है अलग अलग समय पर जब ऐसे युद्ध होते हैं। लेकिन चाइनीज जो आर्म्स एम्यूनिशन है उसको लेकर दुनिया का ट्रस्ट घटा है। जहां जहां भी लड़ाई में चाइनीज हथियार इस्तेमाल होते हैं वो बहुत बुरी तरह से पिटे हैं, उनकी कोई मारक क्षमता नहीं। इससे ये भी सवाल खड़ा होता है, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि हम करीब करीब मेरे ख्याल से उससे हमसे 4 गुना चीन करता है, चीन से 2 गुना अमेरिका करता है अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें डिफेंस पर। तो उसका इन्वेस्टमेंट कहां जा रहा है, क्योंकि उसके जितने ऐसे हैं, और शायद यही वजह है कि जब ताइवान की बात करते हैं या भारत से युद्ध की बात होती है तो क्या चाइना इतना प्रिपेयर्ड भी है, क्या हमको ये भी बात करनी चाहिए। दूसरा वाला पहलू तो है ही कि उसके कबाड़ और उसके आगे वाले हथियार उनको टेस्ट करने एक पहलू और है कि ये जो दुनिया में जो युद्ध होते हैं इनके पीछे ये आर्म्स लॉबी का कितना बड़ा रोल होता है। 100%। कहीं ना कहीं चिंगारी लगाओ, अब तुम्हारा सामान टेस्ट भी हो और फिर बिके भी और नए ऑर्डर आए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत हुआ ऐसा।